जय हिंद। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए पॉलिटी चैप्टर 1 का क्वेश्चन लाया हो। यह एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आप लोगों के लिए सीधे बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। कहाँ पे? बोर्ड एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि संघ सरकार का उदाहरण है। पहले हम लोग जानेंगे कि संघ सरकार क्या होता है। संघ सरकार उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहाँ पे जो सत्ता है ना वो सीधे केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। और वो जो केंद्र सरकार है वो सीधे अपना कानून बनाती है और उस कानून के तहत उस देश को चलाता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या बता, संघ सरकार का उदाहरण है मतलब संघ सरकार इनमें से कौन देश में होता है, कौन देश में है? तो संघ सरकार आपका अमेरिका में। कौन में? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ है? प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ है? तो हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर है ना, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। 6 दिसंबर 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। लेकिन प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? तो 6 दिसंबर 1946। आपको 1946 ऑप्शन दिखता होगा। ऑप्शन नंबर सी में 1946, इसको आप लोग टिक कर दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रश्न क्या है कि पंचायत समिति का जो प्रधान है वो कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान वो प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। पंचायत समिति का जो प्रधान है वो प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है ना। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया है और इनमें से चुनना है कि कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए, ये छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है और पूछा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा। क्या पूछा है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। बी में है उत्तराखंड, ये भी भारत का एक राज्य है। और सी में है चंडीगढ़। जी हाँ, सी नंबर चंडीगढ़ है ना। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्या है कि लोकसभा में जो निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका 543। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? सी। लोकसभा में जो सीटों की संख्या वो कितनी है? तो 543। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई है ना। पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई, कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है ना, राजस्थान में हुई थी। राजस्थान का एक जिला नागौर है। क्या है? नागौर है ना। राजस्थान के जिला एक नागौर है जहां से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? तो 1959 में। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान है ना। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? प्रश्न क्या पूछा है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो कौन होता है? तो आइए ऑप्शन ए में देखते हैं उप मुखिया, ऑप्शन बी में है सरपंच, सी में है पंचायत सचिव और डी में है दलपति, है ना। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है? तो पंचायत सचिव। कौन होता है? पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पंचायत सचिव है वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न क्या पूछा था कि 1953 में, है ना, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। अच्छा, आप लोग को याद दिलाते कि हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे 1953, है ना। 1953 में भारत का एक राज्य है उसका निर्माण हुआ था। उस राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहले राज्य बना था। किसके आधार पर? तो भाषाई आधार पर। कौन से आधार पर? भाषाई आधार पर। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1953 में भारत का राज्य बना था। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन किन किन नेतृत्व में हुआ। प्रश्न क्या पूछा है कि 1977 में जो जनता पार्टी बना था वो किन के नेतृत्व में बना था। तो किन के नेतृत्व में बना था, तो ऑप्शन ए में देखिए चंद्रशेखर आजाद, नहीं, इनके नेतृत्व में नहीं बना था। बी में है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके भी नहीं। फिर सी में है चौधरी चरण सिंह और डी में है मोरारजी देसाई, है ना। तो 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ठीक है। ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण जी है जो 1974 में छात्र आंदोलन किए थे। कौन सा आंदोलन किए थे? छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन किए थे 1974 में, है ना। ये जो आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये जयप्रकाश नारायण जी है जो छात्र आंदोलन कब किए थे? 1974 में। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा गया है। देखिए भारत एक देश है और इस भारत देश में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आपको जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य को? तो विशेष राज्य का दर्जा आपका जम्मू कश्मीर को दिया गया, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। प्रश्न क्या है कि आधुनिक युग मतलब अभी के वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो देखिए हम आपको ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, इसको बताने से पहले हम आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बताएंगे। आप बोलिएगा कि सर प्रश्न क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, आप बताएंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जी हाँ, देखिए अगर हम आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बता देते हैं तो आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र साफ साफ मतलब आराम से आप समझ जाइएगा। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता होता है ना, वो वोट के माध्यम से किसको चुनती है? प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधियों को चुनती है। कहने का मतलब लोकसभा में आपका जो भी व्यक्ति यानी जो वोट देते हैं वो लोकसभा में किसको चुनते हैं? तो सांसद को चुनते हैं। और विधानसभा में किसको चुनते हैं? विधायक को। तो वो जो दोनों सांसद और विधायक वो दोनों मिलकर कानून बनाता है। अरे मतलब आप वोट देते हैं तो आपके चलते कुछ निर्णय लेता है, आपका कानून मतलब कुछ करता है ना। वैसा ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के लिए कौन करता है? तो प्रतिनिधि है जो आपके लिए कानून बनेगा। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ना जनता वो स्वयं अपना निर्णय लेता है। क्या लेता है? स्वयं अपना निर्णय लेता है। किस में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में, आपको सी नंबर दिख रहा है स्विट्जरलैंड में, है ना। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और देखिए स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, जहां कम जनसंख्या रहेगा ना वहां पे आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र रहेगा। कहाँ पे? जहां कम जनसंख्या है ना। स्विट्जरलैंड में है जो क्या जनसंख्या यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, समझ गए। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। प्रश्न क्या पूछा है? ये चारों दिया है और चारों में से चुनना है कि ग्राम कचहरी का अंग कौन नहीं है, ठीक है। आइए हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए मुखिया, है ना, गांव में मुखिया होता है ना, जी जी बिल्कुल होता है। फिर बी में क्या है? न्याय मित्र, न्याय मित्र भी गांव में होता है। फिर उसके बाद क्या है? सरपंच, सरपंच भी ग्राम में रहता है। और बचा कौन? डी में न्याय सचिव, है ना। न्याय सचिव है ना, वो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? न्याय सचिव, है ना, न्याय सचिव है जो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना प्रतिशत है। यहाँ पे प्रतिशत नहीं दिया, हम बताते हैं कि बिहार में जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2006 में एक बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम, जिसके तहत महिला को 50%, कितना? 50% आरक्षण प्रावधान यानी दिया गया था। कितना? 50%। तो आपको ऑप्शन 50 दिख रहा है। देखिए डी में ऑप्शन 50% है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितनी प्रतिशत है? तो 50%। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, है ना, राष्ट्रपति है ना, वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक है, समझ गए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संघ राज की विशेषता नहीं है। प्रश्न क्या बचा है कि संघ राज की विशेषता नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए में है लिखित संविधान, ये है संघ राज की विशेषता है जो लिखित संविधान है। बी में क्या है? शक्तियों का विभाजन, है ना, शक्तियों का विभाजन भी क्या होता है? संघ राज की विशेषता है। सी में है क्या? इकहरी शासन व्यवस्था।
है ना। इकहरी शासन व्यवस्था है ना, जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इकहरी शासन व्यवस्था। देखिए इकहरी शासन व्यवस्था में एकदम सेम वही होता है कि वहाँ के जो क्या होता है, जो भी वहाँ के जो सरकार होता है वो अपने आप मतलब कानून वो खुद बनाता है। तो क्या पता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? इकहरी शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची में रखा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में समवर्ती सूची से यानी पूरा सूची से, 3 गो सूची है ना, ये तीनों सूची से एक नया क्वेश्चन आपको पूछता है बोर्ड एग्जाम में। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए समवर्ती सूची हम लोग पहले समझेंगे। देखिए समवर्ती सूची में होता है ना, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। कौन कौन बताए? केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। देखिए अगर इसमें अगर मान लीजिए केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, अगर इन दोनों के बीच टकराव मतलब दोनों के बीच मतभेद हुआ, राज्य सरकार बोलेगा कि ये चीज पारित नहीं होगा और केंद्र सरकार बोलेगा कि ये चीज पारित होगा। ऐसे में अगर दोनों के बीच टकराव होता है तो किसकी जीत होगी? केंद्र सरकार की होगी। मतलब समझिए कि राज्य सरकार एक इसमें मान लीजिए, लेकिन किसकी जीत होगी? केंद्र सरकार की। लेकिन प्रश्न क्या बचा? समवर्ती सूची में रखा जाता है। आइए हम जो देखते हैं समवर्ती सूची में आपको केंद्र एवं राज्य, हम आपको डिफिनेशन बताया था ना, इसमें केंद्र और राज्य दोनों होता है, तो केंद्र राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो आपको याद है 74वां संविधान संशोधन 1992, यही आपका आंसर। देखिए 74वां संविधान संशोधन आपको दिख रहा है, 73वां पत्र, ये देखिए डी में है 74वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 74वां संविधान संशोधन आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? क्या प्रश्न पूछा है कि बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है वो त्रिस्तरीय है। कैसी है? ऑप्शन नंबर आपका सी त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कहने का मतलब त्रिस्तरीय मतलब 3 प्रकार का होता है, हम आपको बता दें तीनों। देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ठीक, पहला हो गया। फिर दूसरा है जिला स्तर पर आपको जिला परिषद हो जाएगा, और उसके बाद क्या तीसरा है आपका प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति हो जाता है। ठीक है, तीनों बता दिए। पूछा है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, तो त्रिस्तरीय, हम आपको तीनों बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? देखिए भारतीय स्वतंत्रता 1947 के समय उस समय भारत के पास कितने देशी रियासतें थी, है ना। देशी रियासतें मतलब कि राजा महाराजा का जहाँ शासन था वो कहाँ मतलब कितना राज्य में था, तो आपको आंसर दिख रहा है 563, है ना, 563 है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर 563। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, तो 563 थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? प्रश्न क्या पूछा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति को एक सदस्य चुनने का अधिकार देता है, तो 5000, है ना। जहां पे 5000 से ज्यादा जनसंख्या हो गया वहां पे आपको एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यार प्रश्न क्या है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो आपका 25 देश हो जाएगा। कितने देश? 25 देश में है ना, जो अभी के समय में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 को आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, चारों ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से चुनना है कि कौन केंद्र शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखिए ये हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए है मिजोरम, मिजोरम राज्य है ना, भारत का मिजोरम राज्य है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका पहला ही नंबर, है ना। मिजोरम है ना वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप है ना, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, है ना। कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो मिजोरम हो जाएगा आपका आंसर। जो मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मिजोरम क्या है, तो भारत का एक राज्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? क्या प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? कि संविधान बना था उस समय मूल रूप से जो भाषाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 22 भाषाएं थी। कितनी थी, तो 22 भाषाएं। 22 भाषाएं आपको डी में दिख रहा होगा, है ना, 22 भाषा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कितनी भाषाएं थी, तो 22। आगे बढ़े अब, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी जिसको हम लोग बासपा कहते हैं, उसका जो संस्थापक है वो कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है वो आपके कांसीराम थे। कौन थे? कांसीराम, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। कौन थे? तो कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? प्रश्न क्या है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, है ना। इसका आंसर हम बताने से पहले इसका बारे में थोड़ा बता दें। देखिए योजना आयोग भारत में सबसे पहले 1950 में बना था। चलिए हम पूरा आंसर नहीं बताया था, 1950 में बना था। और जो योजना आयोग का कार्य क्या था जानते हैं?
भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना को बनाना था। कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना है ना। उस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत का विकास कैसे कैसे होगा, वो पंचवर्षीय योजना में आपको बताया गया है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में योजना का गठन कब किया गया है? तो योजना का गठन है ना, आपको 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को। लेकिन ध्यान रहे, देखिए थोड़ा सा और बताते हैं, योजना आयोग के है ना अध्यक्ष कौन होता है पता है? योजना आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। लेकिन इसको है ना योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है। देखिए 17 हम आपको याद दिला देते हैं, 17 अगस्त है ना, 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। अब बोले कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, तो अब भारत का विकास कैसे होगा? तो होगा, हम बताते हैं। देखिए इसके बाद 2015 में, यानी 1 मार्च सॉरी 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को एक और आयोग बना था। पता है कौन आयोग बना था? नीति आयोग। नीति आयोग बना था, है ना। 1 जनवरी 2015 को एक आयोग बना था जिसका नाम था नीति आयोग। अब पता है इसका अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को पता है 2015 में हम लोग प्रधानमंत्री आए थे, श्री नरेंद्र मोदी, वही इनका अध्यक्ष है नीति आयोग का। इसका काम पता है क्या है? एकदम सेम ही काम है, बस खाली नाम चेंज करना है और क्रेडिट लेना है। वही काम किए हैं नरेंद्र मोदी किए हैं। देखिए हम आपको बता दिए, एक प्रश्न 2-4 बता दिए थे, ठीक है। योजना आयोग का जो गठन हुआ कब किया था? 15 मार्च 1950। आपका यहाँ पर भी कुछ कुछ हम बता दिए हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? क्या पूछा है कि केंद्र में सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? तो गैर कांग्रेसी सरकार आपका 1977 में बनी थी। कब बनी थी? 1977 में। अगर आपको पूछ देगा, देखिए पहली बार तो 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोग क्या बताइएगा? एग्जाम में पूछ सकता है ना, तो आप लोग क्या बताइएगा? देखिए गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले आपका मोरारजी देसाई बना था। कौन बना था? मोरारजी देसाई, है ना। यहाँ पे नहीं, जो हम आपको सामने सामने स्क्रीन पे बताते हैं, गैर कांग्रेसी सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 में, हम आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रश्न क्या पूछा है कि पंचायत समिति है उसका प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। ये आप क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रमुख होता है, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? देखिए प्रश्न पूछा है कि 73वां संविधान संशोधन है, इसमें से चारों में से देखना है, और पूछा है कि 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो आपको बता देते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है ना, वो आपका पंचायती राज से, किससे है? पंचायती राज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी, है ना। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो 73वां किससे है? तो पंचायती राज से, ठीक है। अब आपका प्रश्न खत्म हो गया। अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।